आपके पास जो मरीज आते हैं, किस बात पर निर्भर करेगा कि किस मरीज को कब सहारे की जरूरत पड़ जाएगी? जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बच्चों को वॉकर के जरिए जो चलना सिखाया जाता है, कैसा आइडिया है? एक दिन बच्चा जो बैठा हुआ है कल खड़ा नहीं होगा। आपने देखा होगा दादी उंगली पकड़ के गोद में खिलाती थी तो यूं खड़ा करती थी। प्ले स्कूल में प्ले जरूरी है। महिलाएं जब किचन में अक्सर हमने देखा काम करती हैं तो बेल्ट लगा के खड़ी होती हैं, इससे हमारी कमर को सपोर्ट मिलता सपोर्ट शुड बी एज मिनिमल एज पॉसिबल। अगर यंग एज है, नो सपोर्ट। द बिगेस्ट मेडिकल पैंडेमिक ऑल ओवर द ग्लोब इज मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा रिसर्च इस बात को लेकर चल रही है कि इंसान अमर हो सकता है क्या, लंबी उम्र जी सकता है और क्या सेहतमंद उम्र जी सकता है। इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें। तो आप अपने पैरों पर कब तक खड़े रहेंगे, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा, आज हम आपको ये बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, लंबा सब लोग जीना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उन्हें बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े। तो आपके पास जो मरीज आते हैं, किस बात पर निर्भर करेगा कि किस मरीज को कब सहारे की जरूरत पड़ जाएगी? देखिए, एक पिक्चर में डायलॉग था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आनंद का डायलॉग था। ठीक, तो जिंदगी लंबी हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है जी। पर जितनी भी जिंदगी हो, हेल्दी हो, चलते फिरते हो, दौड़ते हुए हो, मुझे लगता है कि वो जिंदगी है। अब जहां तक रही आपका सवाल कि ये किस बात पे निर्भर करता है कि कितने लॉन्ग टर्म तक हड्डियां बेहतर रहेंगी, सबसे पहला आता है जेनेटिक्स। ओके। जो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पेरेंट्स के हाथ में। मतलब अगर दादी नानी दादा नाना बिना बैसाखी के लंबा चले तो इस बात का चांस है कि हम भी चलेंगे। जी। इसके अलावा अगर दादा दादा नानी जो भी हैं उनका रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, गठिया नहीं है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपको नहीं होगा। उनको डिफॉर्मिटी नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस का जेनेटिक कोरिलेशन होता ही होता है। ओके। बट केवल वही एक फैक्टर नहीं होता है, उसके साथ अदर फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं। वो हमारे हाथ में है। वो हमारे हाथ में है। अब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद किस एनवायरनमेंट में है, उसको कैसा ग्रो किया जाता है, ये हड्डियों की सेहत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, आजकल जो मेरे पास कभी कभी पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं कि जी हमारे बच्चे का पैर जैसे जैसे बड़ा हो रहा टेढ़ा हो रहा है, कोई कहता है बाहर की तरफ जा रहा है, कोई कहता है अंदर की तरफ आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा बाय बर्थ पैदा हुआ है, और आजकल लगभग सारी बर्थ गवर्नमेंट सेटअप में होते हैं, तो उसमें एक पीडियाट्रिशियन चेक करता है। अगर उसके चेकअप में बच्चा नॉर्मल है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल डिलीवरी के साथ आया है, और पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे का टांग अंदर की तरफ मुड़ रही है, फिर कहते हैं कोई बाहर की तरफ मुड़ रही है। इसका क्लियर कट आंसर ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो पहले चलना शुरू करता है तब पेरेंट्स की उस पर निगाह जाती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के पैर ऐसे ही होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। पर हमारा सेटअप ऐसा हो चुका है कि न हमारे पास दादी है न नानी है जो ये बताएं कि बच्ची ये नॉर्मल है। तो अब इसके लिए हम जैसे डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं तो या तो उनका एकदम सीधा होगा या थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा होगा, ये नॉर्मल है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, फ्रॉम यूजुअली वो बच्चा चलना शुरू करता है 5-6 महीने में चलना शुरू करता है। आजकल बहुत माँ बाप बच्चों को घुटनों के बल नहीं चलने देते कि उसको प्रॉब्लम होगी। आपका क्या टेक है इस पर? मुझे लगता है कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में जितना रखेंगे उतना अच्छा उसका स्केलेटल ग्रोथ होगी। स्केलेटल का मतलब हड्डियां और मांसपेशियां सब ग्रो करेंगी। तो घुटनों के बल चलना चाहिए, बच्चों को जमीन पे चलना चाहिए हमेशा। एक चीज और मैंने देखी है कि आजकल फैशन हो गया है कि बच्चा पैदा हुआ तो गिफ्ट में जूते भी आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के भी जूते आते हैं और पहना करके पेरेंट्स चलाते हैं। वो गिफ्ट तक ही सीमित रहे तो बेहतर है।
अच्छा जब बच्चा चलने लायक हो जाए, जी। यानी कि 4 से 7 महीने के बीच में जब वो खड़ा होने लगता है, हम खड़ा करने लगते हैं, तो उसके नंगे पैर होने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चे के स्किन से प्रोप्रियोसेप्शन होता है, टच सेंसेशन होता है। वो ग्रोथ के लिए, उसकी स्किन की टोन के लिए, आप देखिए हमारी इधर की स्किन इतनी अच्छी है, इधर की स्किन इतनी हार्ड क्यों है? क्यों? क्योंकि हम इसको रफ यूज करते हैं। हम इसको रफ यूज करने लगे तो हजारों सालों बाद ये वाली स्किन भी ऐसी हो जाएगी। ये नेचुरल एडॉप्टेशन है। पर आप जूता पहना देते हैं तो बच्चा कभी पैदल नहीं चल पाएगा। उसकी स्किन उतनी हार्ड, केराटिन जो फॉर्म होता है, जैसे सोल के, पैर के स्किन होती है, बहुत थिक होती है। वो थिक इसलिए होती है क्योंकि हम रफ सरफेस पे चलते हैं। अगर हम रफ सरफेस पे नंगे पैर नहीं चलाएंगे, जूते पहनाएंगे, ये सब कराएंगे, तो स्किन का एक तो टेक्सचर खराब होगा। दूसरी कमी क्या आएगी कि आजकल मैंने देखा बच्चों में फ्लैट फीट का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा जी, अगर अभी इस पे स्टडी नहीं हुई है क्योंकि ये मेट्रोस की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी स्टडी नहीं है। फ्यूचर में मुझे मालूम है कि अगर बच्चा नंगे पैर चलेगा तो उसको टच सेंसेशन होगा, उसको थोड़ा बहुत चीजें जमीन की टच करेंगी, उसको चुभेंगी, जिससे अंदर की मसल्स अपना काम करेंगी। जब मसल्स फुट की काम करेंगी तो फुट की आर्च डेवलप होती है। पर जब बच्चा जूता पैदा होते ही पहन लेगा तो उसकी आर्च तो डेवलप होगी नहीं, और अगर आर्च नहीं डेवलप होगी तो फ्लैट फीट हो जाएगा। और फ्लैट फीट का दुनिया में कोई इलाज नहीं। फ्लैट फीट का केवल इलाज सर्जिकल है, और फ्लैट फीट की सर्जरी आज तक अपने 24 साल के करियर मैंने सिर्फ 2 बार की। तो इट्स सो रेयर एंड इट शुड नॉट बी डन। तो आपके बच्चे के फ्लैट फीट ना हो, उसके लिए बाद में आप फ्लैट फीट के जूते ढूंढे, उससे अच्छा शुरुआत में उसे जूते ना पहनाए, उसको नंगे पैर चलने दें। और एक चीज मैंने देखा है कि लोग घास के मैदान में बच्चे को नहीं चलाते, नंगे पैर नहीं चलाते, मिट्टी पे नहीं चलाते। ये सब नेचुरल चीजें हैं। इससे जितना टच में रहेगा, फुट की कंडीशन उतनी बेहतर रहेगी। हम बात कर रहे थे शेप ऑफ लेग की, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो या तो स्ट्रेट होता है या थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, ये बोइंग धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाती है। और 4 साल में जाकर के जब ऐसा घुटना माँ ने देखा है, और 4 साल में अचानक किसी ने कहा तुम्हारे बच्चे का पैर तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, और उस समय उसे याद है, अरे जब बच्चा पैदा हुआ था तो टांग ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, तो बाहर जा रही है, तो भी माँ परेशान होती है। तो 1 साल से लेके 4 साल तक बच्चे का पैर ऐसे 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 सीधा होता है और वो ऐसा हो जाता है। ये नेचुरल एंड नॉर्मल ग्रोथ है। इसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको अपने दादी और नानी की जरूरत है। बच्चों को वॉकर के जरिए जो चलना सिखाया जाता है, कैसा आइडिया है? वो बिल्कुल सही आइडिया है। वो धीरे धीरे, अचानक कोई भी चीज नहीं होगी। एक दिन बच्चा जो बैठा हुआ है कल खड़ा नहीं होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ एडॉप्टेशन। पर हम अब 3 पहिए वाली चलाते थे बचपन में, बच्चे लकड़ी की चलाते थे, उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, लेकिन वो मैंडेटरी है। उसके पहले आपने देखा, वो दादी उंगली पकड़ के गोद में खिलाती थी तो यूं खड़ा करती थी, दोनों हाथ से उंगली पकड़ता था बच्चा और खड़ा होता था। तो पहले तो दादी या माँ उसको बिस्तर पे चलाती थी, फिर सेकंड स्टेप होता था कि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बच्चे चलाते। तो वो बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये जो वॉकर्स आती हैं जिसमें बच्चे चलते हैं, उसमें अक्सर हमने देखा है फॉल का भी इंसिडेंस होता है, आगे की तरफ भागते हैं और गिरते हैं। वॉकर हर किसी को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? मैं वॉकर नहीं, मैं एक तो मैंने देखा है कि ज्यादातर या तो बहुत हार्ड प्लास्टिक के आने लगे हैं या लोहे के आने लगे हैं। तो लोहे एंड को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। ओके, प्लास्टिक हो या लकड़ी का हो तो उससे चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वुड इज नेचुरल। वुड नेचुरल है। तो वुड की कहाँ वॉकर मिलते हैं। आप लेना चाहें तो हम मार्केट क्रिएट करेंगे तभी लोग लेंगे। ठीक। और जो एक अच्छी चीज आई है कि जो मैंने देखा, जो बच्चों को एक सर्किल वाला आता है जिसके बीच में बच्चे को खड़ा करते हैं और वो भागता है, वो काफी अच्छा होता है। उसमें बच्चा इनिशियली रखा जाता है तो वो जल्दी भागना दौड़ना शुरू करता है। मुझे लगता है वो सबको लेना चाहिए। ओके, वही वॉकर ही, वही सिस्टम है। ओके, तो वॉकर से कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बच्चा 4 साल का हो गया, दौड़ने भागने लगा, अब 3 साल में किड सेक्शन में बच्चे को एडमिट कराना, प्ले स्कूल में
नर्सरी से वो उसको बिल्कुल एकदम ये कहें कि स्कूल की लाइफ में डाल दिया जाता है। वो गलत नहीं है, मैं उस पर नहीं हूँ, पर बच्चे को खेलना उससे ज्यादा जरूरी है, और खेलना एक बंद एयर कंडीशन में नहीं है, बंद कमरों में नहीं। जरूरी है, प्ले स्कूल में प्ले जरूरी है, स्कूल जरूरी नहीं है। एकदम सही बोला आपने कि प्ले स्कूल में प्ले जरूरी, स्कूल जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि बच्चा जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में दौड़ेगा, घास पे चलना बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि घास ट्रिकलिंग सेंसेशन करती है नंगे पैर, उससे फुट की मसल की एक्सरसाइज करोगे क्या? आप जूता पहने रहते हो, चप्पल पहने रहते हो, चलते रहते हो, उसमें फुट की मसल एक्सरसाइज ही नहीं होती। तो जब उसमें टिकलिंग सेंसेशन होगा, कुछ रफ सा होगा, तो अंदर की मसल्स काम करेंगे, जिससे फुट की, उसको मिनी नेचर मसल्स बोलते हैं या इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट बोलते हैं, जो फुट के बेसिक फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। तो वो मैंडेटरी है कि ऐसा हो। बच्चों को घर के बाहर नंगे पैर विलफुल चलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंदगी में चलाना चाहिए, बट लेकिन अगर घास का मैदान है, साफ सुथरी जगह है, तो मिट्टी पे चलाना इज बेटर फॉर अ चाइल्ड देन जूते के साथ। बैक टू बेसिक्स वाली, बैक टू बेसिक्स की बात है, क्योंकि हमारा बॉडी जो भगवान ने बनाई है वो नेचुरल बनाई है, आर्टिफिशियल नहीं बनाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, कि जो बच्चा घास के मैदान पे चलता है नंगे पांव, शुरुआत में अपने जीवन की शुरुआती 4-6 महीनों में नंगे पांव रहता है, वो बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा हड्डियां मजबूत लेकर बड़ा होगा। वो बिल्कुल हर चीज, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग अर्ली डेवलप होगी, बेटर डेवलप होगी, और जो जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उसका मसल्स और बोन क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और ये बोन की क्वालिटी का जो गेन होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोन मास बोलते हैं, वो बोन मास अप टू 32 इयर्स तक गेन होता है। हाईएस्ट पीक मास हर आदमी के बॉडी में एक परसेंटेज फिक्स है, कितने परसेंट बोन का वेट होता है, वो हाईएस्ट अचीव होता है एट द एज ऑफ 32 इयर्स। तो 32 इयर्स के पहले आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, वो चीजों को ऐड करती है। अच्छा, ऐड करती है, ऐड मतलब आपकी हड्डियों को और मजबूत करती है। 32 के बाद वो स्टैटिक हो जाती है। 32 से लेके 42, 52 आप कितना एक्टिव हैं, कितना फिजिकली फिट हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो प्लेट्यू आ जाता है, यानी कि बोन ग्रोथ ये चलती है 32 के आसपास किए जाए, फिर ऐसे आई, और 52, 62 डिपेंडिंग ऑन कैसी आपकी लाइफ है, वो धीरे डिक्लाइन करने लगती है। यानी जितनी ज्यादा एक्टिविटी है वो प्लेटो उतनी दिन तक चलेगा। जी, आप जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना खेलेंगे, जितना मैनुअल वर्क करेंगे, उतना ज्यादा मजबूत आपकी हड्डियां होंगी। और अगर आप 30 साल के पहले ये सब करेंगे तो वो आपको 60 साल के बाद पे करेगा। वो डिविडेंड है, वो डिविडेंड है, वो आपका वो जिसको है ना, आपने पेंशन के लिए पैसा जमा कर दिया, इन्वेस्टमेंट किया है, वो 60 साल के बाद आपको मिलेगा। जितना बोन मास आज आपको होगा, आपको 60 साल मेल्स में, फीमेल्स में पोस्टमेनोपॉज में, मेल्स में 60-65 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है, यानी कि बोन से कैल्शियम का झड़ना शुरू होता है। तो जितना कैल्शियम आपने डिपॉजिट कर रखा है उतना ज्यादा टाइम झड़ने में लगेगा, तो वो आपको वहां पे करेगा। इसलिए जो भी एक्सरसाइज करनी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मैक्सिमम आप 30 के पहले, 32 के पहले कीजिए। उसको मेंटेन करने का काम आप कर सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते आफ्टर द एज ऑफ 30। 30 के पहले आप उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, यानी उस वक्त आप इन्वेस्ट करते जाइए जी, बाद में आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स लीजिए और रिटर्न आपको 60 के बाद मिलेगी। इसको तो कहते हैं बोन्स पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम आपने समझी होगी, आज बोन पेंशन स्कीम समझिए। तो मुझे लगता है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो सबसे बेसिक है, और उसमें उसकी वजह से ही आपका हार्ट भी ठीक रहता है। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए, आप ज्यादा काम करेंगे, आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा ब्लड सप्लाई जरूरत पड़ेगी तो आपका हार्ट अच्छा काम करेगा। जब हार्ट ज्यादा काम करेगा, आप एक्सरसाइज करोगे, सांस फूलेगी, तो आपका लंग ज्यादा काम करेगा। तो पूरे सिस्टम, पूरी बॉडी के वेंटिलेटरी सिस्टम को साफ करने का काम एक है एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। हर चीज की एक दवाई है प्रिवेंटिव,
एक्टिविटी, आप जितना काम करेंगे, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा सारा सिस्टम ठीक रहेगा। और जब आप थक जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, उसके बाद आपको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60-65 के बाद आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत होती है। कौन सी ऐसी एज या कंडीशंस हैं जिसमें मेल हो या फीमेल उन्हें अपनी हड्डियों की चिंता करनी चाहिए? अगर आप मेट्रो में रहते हैं, आपके पास कार है, आपके घर में एयर कंडीशन है, गाड़ी में एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जिंदगी भर चिंता करनी चाहिए हड्डियों की। जी। क्योंकि आप धूप में निकलते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है, तो विटामिन डी आपको, अगर आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल बना रहे, इसके लिए कि हर 10 दिन में आपको विटामिन डी की डोज लेते रहना चाहिए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते और तो मुझे लगता है, और आपकी डाइट अगर अच्छी है तो जरूरी नहीं कि आप ओरल कैल्शियम लें, बट विटामिन डी जरूरी है। तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल मेट्रोज कि आप विटामिन डी हर 10 दिन में लेते रहें, या आप फिजिकल एक्टिविटी करें, ये आपको चूज करना है। ओके। कैल्शियम सेपरेटली लेने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि आप जो खाना खाते हैं उससे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपकी बॉडी में जाता है। चूंकि आपकी बॉडी यंग है, ओल्ड नहीं है, तो जो नॉर्मल नेचुरल एब्जॉर्प्शन होता है उसके अलावा आपको कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम रिच फूड्स कौन से होते हैं जिससे वो अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं? कोई भी ऐसा फूड नहीं होता जो कैल्शियम के बिना बना हो। बात यह है कि आपके गेहूं में कैल्शियम ज्यादा होता है, केले में कैल्शियम ज्यादा होता है। सबसे सीधी याद रखिए, जो वाइट है उसमें कैल्शियम है। दूध, दही, पनीर, अंडा, सब में कैल्शियम है। ओके। तो कैल्शियम, लेकिन ओरल कैल्शियम को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एक फिट आदमी के लिए। हाँ, अगर लेडी मेनोपॉज अचीव कर लेती है तो उसको कैल्शियम लेना चाहिए अलॉन्ग विद विटामिन डी। अगर कोई यंग फिट मैन है, जो मेल या फीमेल, कोई मेल है, तो आफ्टर द एज ऑफ 65-70 डिपेंडिंग ऑन उसका फिटनेस कितनी है। अगर आपने देखा होगा कि कोई 60-70 साल का आदमी एकदम फिट रहता है और 60-70 का आदमी एक बूढ़ा दिखने लगा, इफ यू फील कि आप बूढ़े होने लगे हैं तो आपको कैल्शियम शुरू कर देना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर फॉर अ मेल। ओके। महिलाओं के लिए मेनोपॉजल एज और पुरुषों के लिए 60 के बाद। और अगर आप फिट हैं, 60 साल पे भी आप 40 साल जैसे दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं आप कैल्शियम लें। यानी अगर आप एथलेटिक हैं, मैराथन दौड़ते हैं, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं, तो जरूरत नहीं है। आप किसी को देख के पता लग जाए कि उसकी एज कम है, आप सोचते हैं किसी को भी देखें कि उसकी एज 50 के आसपास की लग रही है और मेल है, तो उसको कैल्शियम की जरूरत नहीं है। सिंपल। तो अगर आप 60-70 में 50 के लग रहे हैं तो आपको कैल्शियम की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो हुई कि कैल्शियम की जरूरत कब होती है। हड्डियों की चिंता की हमने बात की। इसमें अक्सर बहुत सारे हम टेस्ट देखते हैं जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो आपकी बोन हेल्थ को बता सकते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट उसमें से एक है, अलग अलग नामों से ये टेस्ट आते हैं। क्या वाकई उन पर रिलाई करके जो भी स्कोर या रिजल्ट आता है, हम ये मान सकते हैं कि जो रिजल्ट बता रहा है वही हमारी हड्डियों की हालत है? अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई कंप्लेन नहीं है, आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं है, आपको कोई थकान नहीं लग रही है और आपकी एज 60 साल से कम है, तो मेल हो या फीमेल हो, किसी को बीएमडी की जरूरत नहीं है, यानी बोन डेंसिटी की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आधे मरीज तो ऐसे भगा नहीं, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ ना। अगर कोई आपको टेस्ट है जो बोन हेल्थ का पैरामीटर है, आपको, जैसे आप हैं जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बीएमडी करने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। एनुअल हेल्थ चेकअप, अगर मैं इसको बहुत प्लेन सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ कि अगर आपके कंपनी के बेनिफिट, गवर्नमेंट के बेनिफिट में अवेलेबल है तो आप करा लीजिए, नहीं तो मत कराइए। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी कराते हैं ना कि बीमारी आने वाली हो, उसका हड्डियों की बीमारी आपको आने वाली है, ये पता करने के लिए आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, आपकी फिटनेस की जरूरत है। और हड्डियों की बीमारी आने वाली है, हड्डियां ही बता देंगी। ये हड्डियां ही बता देंगी। हड्डियां कहीं ना कहीं से बोलने लगेंगी। ओके। पर कुछ जैसे मेनोपॉज है, उनको बोन पेन होने लगा, थकान होने लगी, पूरे बॉडी में दर्द होने लगा, बीएमडी करा लीजिए। और बीएमडी कराने का टाइम ड्यूरेशन मुफ्त में भी हो तो भी साल में एक बार से ज्यादा मत कराइए।
मैं बोल रहा हूँ मुफ्त में भी हो तो भी साल भर में एक बार से ज्यादा मत कराइए, वो भी अगर मुफ्त में हो, वो भी मुफ्त में। अच्छा ठीक है। कुछ लोग, खासतौर पर हमने महिलाओं में ये टेंडेंसी देखी है, चलिए जेंडर न्यूट्रल कर लेते हैं इसको, कमर में दर्द हुआ तो बेल्ट लगाई, राइट घुटने में या लेफ्ट घुटने में दर्द आने लगा तो फिर स्टिक्स का सहारा लिया या सपोर्ट की जरूरत ली। ये प्रैक्टिस कब अपनानी चाहिए, कब नहीं अपनानी चाहिए? टेम्परेरी सपोर्ट फॉर एनीथिंग इज ओके, एंड टेम्परेरी की डेफिनेशन मेरी है 3 हफ्ता। अच्छा, किसी भी सपोर्ट लेकर के आपको 3 हफ्ते में अगर आराम आ जाए तो आप वो सपोर्ट ले सकते हैं, वो पूरी बॉडी में किसी भी तरह का ऑर्थोपेडिक सपोर्ट। अगर वो उससे ज्यादा है तो आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। तो महिलाएं जब किचन में अक्सर हमने देखा काम करती हैं तो बेल्ट लगा के खड़ी रहती हैं कि इससे हमारी कमर को सपोर्ट मिलती है। वो कमर में सपोर्ट नहीं है, वो दिमाग में सपोर्ट है। उससे कोई नुकसान है? हाँ, क्या नुकसान है? जब भी आप किसी भी चीज को सपोर्ट देंगे तो वो चीज कमजोर होगी। ओके, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मुझे चेयर है, चेयर में हैंडल लगा हुआ है, मैं फिट आदमी के लिए बता रहा हूँ, अवेलेबल है तो मैं इसको पकड़ खड़ा होने लगूंगा, करेक्ट? कल को ये चेयर नहीं, हैंडल नहीं होगा तो मुझे उठने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी मांसपेशियों ने अडॉप्ट कर लिया है इसको, यानी कि मेरी मांसपेशियां वीक हो गई हैं उस सेगमेंट की जो मुझे ये करने से रोकती थी। हम अभी ऐसे खड़े हो जाते हैं, सारी मसल्स काम की, आप इसके सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तो वो वीक हो जाती हैं। तो आप किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा का सपोर्ट देते हैं तो उस काम को करने वाली मसल वीक होती है, और यही वजह है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। सपोर्ट शुड बी एज मिनिमल एज पॉसिबल। जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको वॉकर या स्टिक्स दी जाती हैं, तो कब वो हालात आते हैं जब सपोर्ट लेनी चाहिए? अब बुजुर्ग की बात बिल्कुल अलग है, मेल हो या फीमेल हो, ओल्ड एज के साथ साथ आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप यंग एज में सपोर्ट लेंगे तो आप ओल्ड एज जैसी मसल्स बना देंगे। ओके, यही फैक्ट है। क्यों? क्योंकि 70 साल 80 साल के दादाजी हैं जिनको चलने में थोड़ा इम्बैलेंस आ रहा है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो यस, स्टिक इज इंपॉर्टेंट। बट बिफोर 60 यानी ओल्ड एज आने के पहले आपको अगर स्टिक की जरूरत पड़ रही है, यू नीड ट्रीटमेंट, नॉट स्टिक। स्टिक की, बेल्ट की, स्टिक, बेल्ट, नी कैप, और एक चीज जैसे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं वो पहनते हैं ये बेल्ट, यहाँ एल्बो पे लगाते हैं, नी सपोर्ट लगाते हैं, रिस्ट बैंड। ये सब आप सिर्फ उस समय करें, पहने जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, यानी जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं, जो वॉक करने के लिए जाते हैं, जिनको घुटने में दर्द होता है, वो सपोर्ट लगा लेते हैं, उन्हें चलने में तो आराम आया, वो 24 घंटे लगाए हुए हैं, तो वो नुकसान करेगा। तो वॉक के समय लगाएं? वॉक के समय में अगर आपको लगता है कि इसके लगाने से मैं ज्यादा चल लेता हूं तो लगाइए, पर सिर्फ वॉक के समय, और फिर हटा दें। ओके, यानी सपोर्ट मिनिमल होनी चाहिए और थोड़े समय के लिए होनी चाहिए। अगर यंग एज है, नो सपोर्ट। स्मॉल सपोर्ट जरूरत है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो 3 हफ्ते से कम होनी चाहिए। ओल्ड एज में सपोर्ट में बी गुड फॉर अ पर्सन। ओके, अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जब तक जिए 60, 70, 80 बिना सपोर्ट के रहें, क्या करना चाहिए उन्हें? जितनी ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा फिजिकल वर्क कर सकते हो, जितना ज्यादा घर का काम कर सकते हो, जितना ज्यादा बाहर का काम कर सकते हो, जितना ज्यादा मैनुअल वर्क कर सकते हो, उतना करें, वो उतना ही लंबा चलेंगे। बुढ़ापे में भी दौड़ते रहे? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए दरियागंज में रिक्शे वालों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यंग से ज्यादा बूढ़े लोग नजर आएंगे जो रिक्शा चला रहे होंगे, और उनके ऊपर कम से कम 4 लोग बैठे होंगे जो उनसे 10 गुने वजन के होंगे, जिन्हें वो ढो रहे होंगे। आंसर आपके सामने। यानी अपनी हड्डियों को चलाते रहिए तो आप चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग आपके पास आने से पहले अपनी समस्याओं को गूगल करते हैं, तो गूगल बहुत सारा ज्ञान भी देता है, और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप को बताते हैं कि ये खाइए और 4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। गूगल ज्ञान किस हद तक लेना चाहिए? The biggest medical pandemic all over the globe is Google. महामारी है। आप देखिए ना, हर आदमी गूगल को देख बीमार हो जाता है और गूगल को देख के ट्रीटमेंट लेता है, और इसीलिए एक वर्ड गूगल में ही दिया हुआ है। अच्छा,
हाँ, इसके लिए गूगल करें। इसके लिए जरूर गूगल करें। उसको बोलते हैं इडियट सिंड्रोम। आपको Idiot? इडियट आपको हंसी नहीं आनी ये चाहिए। वाकई कोई बीमारी है? ये गूगल में लिखा हुआ है, अच्छा। फिर तो होगी, क्योंकि लोग मानते हैं। मानते हैं। जी। और उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। So this is the most common syndrome prevalent at this time in medical field, which is idiot syndrome. ओके। सब लोग, मैं ये कहूँगा कि अगर जो लोग गूगल से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं वो कम से कम इस इडियट सिंड्रोम को जरूर पढ़ लें। इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट इज also known as cyberchondriosis and it is a psychiatric disorder. अच्छा। Yes, it is mentioned. जो लोग बहुत गूगल करके अपने बीमारी ढूंढते रहते हैं, कहीं किसी ने कोई एक फ्री का चेकअप करा लिया और उसमें कोई चीज बोल्ड से लिख के आ गई जी। तो वो डॉक्टर के पास जाए, तुरंत अवेलेबल नहीं होगा तो वो सबसे पहले वो गूगल करेंगे और उस गूगल को करके वो अपने आप में सारी बीमारी इमेजिन कर लेंगे कि ये सब मेरे में ही अवेलेबल है। और जब आप अपने अंदर बीमारी ढूंढने लगते हैं तो आप साइकेट्रिक डिसऑर्डर के मरीज होते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, यानी आपके इलाज में बाधा डालने का काम करता है जो गूगल ज्ञान, उसे इडियट सिंड्रोम कहा जाता है। परिभाषा इसकी ये हो सकती है, आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे, आपने कुछ लिखा फिर वो गूगल करते होंगे या गूगल करके आते होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दवा लिखो और वो जाते हैं गूगल करते हैं और अगले विजिट में आते हैं। मैंने पूछा हाँ भाई, बोले नहीं फ़ायदा नहीं हुआ सर। मैंने क्यों, सारी दवाएं खाई? नहीं सर, मैंने ये 3 खाई, ये 2 नहीं खाई, क्यों? ये पेन किलर थे, गूगल में ये लिखा हुआ था कि इसके ये साइड इफेक्ट है। तो फिर तो मैं इलाज तो कर नहीं रहा ना, फिर तो गूगल इलाज कर रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या करना चाहिए? कभी कभी डॉक्टर्स मरीज को समय कम देते हैं तो लोग गूगल का सहारा लेते हैं। आप गूगल का सहारा लीजिए। आप गूगल पे इतनी ज्यादा फालतू की चीजें देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। आप गूगल को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। डोंट गेट सीरियस ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द गूगल। विजिट योर कंसल्टेंट, जिस फील्ड का भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं जी। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में महामारी नहीं है। गूगल एक ऐसी महामारी जो हर फील्ड को उतना ही इफेक्ट कर रही है। मैनेजमेंट वाला भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, क्योंकि हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। तो उससे पढ़ के उसके दिमाग में 100 सवाल आते हैं और वो अपने कंसल्टेंट का दिमाग खाते हैं। लेकिन हेल्थ केयर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ में ही लिखा गया है इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम, उससे आप बचें। एंटरटेनमेंट के लिए आप इंटरनेट पर जाएं, इंफोटेनमेंट के लिए भी आप इंटरनेट पर जाएं, लेकिन जहां पर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो और हेल्थ केयर इन्वॉल्व हो तो डॉक्टर के पास जाएं। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है। आप अगली बार भी इंटरनेट सर्चिंग ना करें, चैनल से जुड़े रहिए, आपके तमाम सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर।